नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वाक्य शुद्धि को जानेंगे। हिंदी व्याकरण का एक ऐसा अध्याय है जो लगभग पूरे व्याकरण पर डिपेंड करता है। अगर आपको संज्ञा, क्रिया, कारक, वचन, सर्वनाम सही से, विशेषण, ये सब अगर आपको सही से आते हैं, सबको आप अच्छे से कर पाते हो, तो ही आप वाक्य की अशुद्धि को पहचान पाओगे। कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें किस संबंधी अशुद्धि है, विकारक संबंधी है या क्रिया संबंधी है या फिर वचन संबंधी है या फिर लिंग संबंधी है या फिर सर्वनाम या संज्ञा संबंधी है। तो ये ऐसा व्याकरण का अध्याय है जो व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होता है ना, अच्छे से ज्ञान होता है, तो ये हम इस अध्याय को सही से कर पाते हैं, वाक्य की अशुद्धि को पहचान पाते हैं। तो यही मैं आपको बताने का यहाँ इस वीडियो में प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए। वाक्य शुद्धि को हम किस आधार पर पहचानेंगे, भी क्या कारण है, वो कारण अगर हम जान लेंगे भी किस कारण की वजह से वाक्य में अशुद्धि है, अगर कारण का हमें पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, वाक्य हमारा फिर शुद्ध करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या जानना होता है, वाक्य में अशुद्धि के कारण, अशुद्धि के क्या क्या कारण है आपको ध्यान देना है। देखो आप यहाँ वाक्य में अनावश्यक पद शब्द आना, अनावश्यक जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं हो, ऐसे पद अगर वाक्य के अंदर आ जाते हैं, कोई एक सेंटेंस होता है उसमें अगर अनावश्यक पद आ जाते हैं तो वो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो अनावश्यक पद कहाँ कहाँ आते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, एक तो क्या है, संज्ञा में अनावश्यक पद आ जाना, सर्वनाम में अनावश्यक पद आ जाना, विशेषण के अंदर आ जाना, क्रिया के अंदर और अव्यय के अंदर आ जाना। इन सभी के अंदर अगर अनावश्यक पद आ जाते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो इन सबको हम अच्छे से जानेंगे। देखो, विसंज्ञा एक तो अनावश्यक पद नंबर एक पर। तो दूसरा देखो आप, अनुपयुक्त, जिसका कोई उपयोग ही ना हो, अनुपयुक्त यानी संज्ञा के अंदर जिस चीज का कोई उपयुक्त ना हो, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंदर जानेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे भी अनावश्यक और अनुपयुक्त दोनों भी। ये एक मतलब आपको सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें एक ऐसा शब्द आ जाए जो अनावश्यक भी है और अनुपयुक्त भी है, जिसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो आगे देखो, किसके आधार पर अनावश्यक और अनुपयुक्त है, कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनावश्यक संज्ञा पद। विसंज्ञा में जिस पदों की आवश्यकता नहीं है वो वाक्य के अंदर आए हैं, तो वाक्य क्या है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे, संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे। तो चलो देखो आप, यहाँ नीचे मैंने उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिया है, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह नामक और शीर्षक निबंध अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे देखो, ये नामक भी क्या है, संज्ञा है, और शीर्षक भी क्या है, संज्ञा है। तो अनावश्यक संज्ञा आई है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो या तो आप फिर नमक लगाओगे या फिर आपको शीर्षक लगाना होगा। अगर नमक लगाओगे तो आप ऐसे लिखोगे, उत्साह नामक निबंध अच्छा है, उत्साह नामक निबंध अच्छा है। अगर नमक नहीं लगाओगे तो शीर्षक लगाओगे तो ऐसे लिखोगे, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। नामक और शीर्षक दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, दोनों क्या है, संज्ञा है, और एक संज्ञा अनावश्यक पद है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत हरा भरा है, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। क्यों है अशुद्ध, कारण क्या है,
अचल, अचल यानी जो कभी मतलब हिलता डुलता चलता नहीं हो, अचल किसको बोला गया है? अचल किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत हरा भरा है, तो इसमें क्या आ गया? अचल पर्वत भी संज्ञा है और अचल भी संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया संज्ञा संबंधी अनावश्यक जो पद होते हैं वो अगर सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो हम ऐसे पहचानेंगे, देखो विंध्याचल पर्वत हरा भरा है, तो पर्वत बोलो या फिर विंध्याचल बोलो एक ही बात है। अचल यानी पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? विंध्याचल हरा भरा है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, आगे मैंने लिखा है रविवार के दिन आऊँगा, यानी ये हमारा जो वाक्य है वो क्या है? कहाँ इसमें अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। रविवार, बार मीन्स भी तो क्या होता है? दिन होता है, और दिन। तो देखो रविवार के दिन आऊँगा, तो जब रविवार बोल दिया तो दिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे बोलोगे, शुद्ध करोगे तो रवि को आऊँगा, यानी रविवार को आऊँगा। किसको, कब आऊँगा? रविवार को आऊँगा, तब आपका वाक्य शुद्ध होगा। या फिर ऐसे बोलोगे रवि के दिन आऊँगा। आप रविवार और दिन दोनों साथ नहीं लगा सकते, क्यों? दिन का पर्यायवाची शब्द ही तो है बार। तो आपको ध्यान रखना है, रविवार अगर आए, कोई अगर किसी दिन का नाम दे दिया जाए या फिर दिन और दे दिया जाए, जैसे रविवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, मंगलवार है, ये अगर आ जाए और उसके साथ अगर दिन लगा हो तो आपको ध्यान रखना है, फिर दिन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? वाक्य को जब लिखोगे या तो लिखोगे रविवार को आऊँगा, या फिर आपको दिन लिखना है तो रवि का जो बार है वो आपको हटाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा रवि के दिन आऊँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे देखो आप, प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। अब प्रतिज्ञा करना या अपने शब्दों या अपने वचनों, तो एक ही बात है, प्रतिज्ञा बोलो या शब्द बोलो, यानी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। तो अनावश्यक पद आए हैं, इसलिए हमारा वाक्य क्या है? शुद्ध है। तो इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे? देखो, या तो आप ऐसे लिखोगे प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। क्या लिखोगे? प्रतिज्ञा से, अपनी जो आपने जो प्रतिज्ञा की है उससे डिगे नहीं। या फिर ऐसे लिखोगे आपने जो शब्द बोले हैं उससे डिगे नहीं। दोनों एक साथ आप नहीं लिख सकते, या तो शब्दों लिखो या फिर प्रतिज्ञा लिखो, दोनों की एक ही बात होती है। यानी किसी से प्रतिज्ञा की है आपने या किसी से वचन किया है आपने, तो एक ही लिख पाओगे आप। या तो ऐसे लिखोगे आप, प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, या फिर अपने शब्दों से डिगे नहीं, ठीक है। दोनों एक साथ आएगा तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। नीचे मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, मेरा मन गदगद है। अब यहाँ मेरा मन गदगद है, तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरा मन गदगद नहीं होता है, मन नहीं, मैं गदगद हूँ, ऐसा लिखा जाएगा। शुद्ध वाक्य जब बनाएंगे तो मेरा मन है ना, मेरा मन नहीं होता, मैं गदगद होता हूँ, ठीक है। तो मैं आएगा, मेरा मन नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे देखो, आगे लिखा है प्रातःकाल के समय घूमता हूँ, या मैं ऐसे बोलो भी, मैं प्रातःकाल के समय घूमता हूँ। तो प्रातःकाल, काल मीन्स भी समय होता है, आपको पता है, और समय मीन्स समय होता है, तो दो समय तो एक साथ नहीं आ सकते। दो सेम वाक्य, दो सेम शब्द तो एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, अनावश्यक पद हो जाएगा। तो अनावश्यक पद हो जाएगा तो मैंने आपको बताया, यही वाक्य है वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए हमको ध्यान रखना होगा भी एक साथ सेम अर्थ वाले दो शब्द तो नहीं आए होंगे वाक्य में। अगर एक साथ सेम अर्थ वाले दो शब्द वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य क्या हो जाता है? हमारा अशुद्ध हो जाता है। इस आपको ध्यान रखना है। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, प्रातःकाल घूमता हूँ, या फिर इसको जब आप शुद्ध बनाओगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, समय आप साथ नहीं लगा सकते, काल मीन्स समय ही होता है, तो फिर दो बार आप समय का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वर्षाकालीन दिनों में मत आना। अब वर्षाकालीन, काल क्या है? समय है, वर्षाकालीन और दिनों में मत आना, तो ऐसे ये दिनों इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखोगे वर्षा काल में,
मत आना। वर्षा काल का जो समय या दिन है, वर्षा काल का जो दिन है उस दिन मत आना। या फिर आप ऐसे लिखोगे वर्षा के दिनों में मत आना। वर्षा के साथ अगर दिन लगाओगे तो काल नहीं लगाना है। अगर वर्षा के साथ काल लगाओगे तो आपको दिन नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीन, काल और दिन दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। वाक्य को अगर शुद्ध लिखोगे, या तो आप लिखो वर्षा काल में मत आना, वर्षा काल में मत आना, अभी वर्षा काल के अंदर नहीं आना है आपको। या फिर लिखोगे वर्षा के दिनों में नहीं आना। वर्षा के साथ काल और दिन दोनों आप एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखो आप। वो हमने पढ़े थे संज्ञा के अनावश्यक पद। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के अनुपयुक्त पद, जिसका कोई हमारे वाक्य में उपयोग ना हो तो उसको हम जानेंगे। अनुपयुक्त पद यानी उचित पद ना दिया हो उसको जानेंगे। जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, क्या दे रखा है देखो, रेडियो की उत्पत्ति। तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, रेडियो की उत्पत्ति। ये वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। उत्पत्ति नहीं होता। उत्पत्ति कब होता है, जब प्रकृति के द्वारा कोई चीज को उत्पन्न किया जाता है। प्रकृति के द्वारा किसी चीज को पैदा या उत्पन्न किया जाता है, उस वाक्य में अगर कोई सेंटेंस आ जाए, प्रकृति संबंधी कोई बात आ जाए, तो उसमें आप उत्पत्ति लगाओगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार होता है। और जब किसी मनुष्य के द्वारा अपने पहले प्रयास में किसी चीज को खोजा या जाना जाता है, किसी चीज का आविष्कार किया जाता है, तो क्या लगाते हैं हमें, जब मनुष्य की दिमाग के द्वारा, मनुष्य की दिमाग की उपज से किसी चीज का निर्माण या आविष्कार किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों का अगर कोई वाक्य आता है, किसी वाक्य में मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में आता है, तो उसके आगे आप आविष्कार लगाओगे। ठीक है, आविष्कार लगाओगे होता है। और जब अगर प्रकृति की बात आएगी तो आपको उत्पत्ति लगाना है। आपको याद रखना है, रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, रेडियो का आविष्कार होता है। ठीक है, अब आगे देखो, कृष्ण ने कंस की हत्या की। तो यहाँ पर हत्या गलत हो जाएगा। हत्या करने का मतलब होता है किसी को मार काट कर, मतलब अपराध करके जेल जाना, ऐसे नहीं है। कृष्ण ने कंस की क्या की है, कृष्ण का वध किया है। क्या है, वध करना आएगा, हत्या नहीं आएगा। ठीक है, कृष्ण ने कंस का वध किया। अगर हत्या आएगा तो वो तो बुरा शब्द हो जाएगा। तो वध का मतलब तो आपको पता है क्यों किया, विकर्षण के कितने बहन भाइयों को कंस ने मारा था। एक ऐसा मामा था, मामा के नाम पे ही वो कलंक हो गया था। तो कृष्ण ने कंस का क्या किया, वध किया लिखना है, हत्या नहीं आएगा। हत्या अगर सेंटेंस में आता है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, प्रश्न का समाधान। तो आपको याद रखना है, प्रश्न का समाधान कभी नहीं होता, समस्या का समाधान होता है। कोई अगर समस्या होती है आपकी तो उसका समाधान किया जाता है। प्रश्न का तो आंसर या उत्तर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वाक्य में ऐसे दे दिया जाए कि आप मेरे प्रश्न का समाधान करो, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यानी आप मेरे प्रश्न का जवाब दो या उत्तर दो, आंसर दो, ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन समाधान नहीं बोल सकते। यानी समस्या के बारे में समाधान बोला जाता है, यानी आप मेरे समस्या का समाधान करो। ठीक है, अब आगे देखो, उन्नति के मार्ग में संकट। उन्नति के मार्ग में संकट, तो आपको याद रखना है, संकट मार्ग में नहीं आता। संकट मार्ग के अगर मार्ग नाम आएगा तो आप उसके साथ संकट नहीं, बाधा आती है। उन्नति के मार्ग में क्या आती है, बाधा आती है, संकट नहीं आता। ठीक है, संकट भरी परिस्थितियां वो अलग होती है, लेकिन उन्नति के मार्ग में क्या आती है, बाधा आती है। ठीक है, अब देखो, गर्मी में टायर फटने की संभावना। तो आपको ध्यान रखना है, गर्मी में टायर फटने की संभावना, ये सेंटेंस हमारा क्या है, अशुद्ध है। गर्मी में टायर फटने की संभावना, संभावना किसी अच्छी चीज के लिए आता है, जब कोई चीज अच्छी होती है। अब यहाँ तो अच्छी हो नहीं रही है, देखो गर्मी में टायर फटने, तो टायर फटना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो अच्छी जब कोई बात आए ना वाक्य के अंदर, तो संभावना लगाया जाता है। जब बुरी कोई बात आए तो वाक्य के अंदर क्या लगाया जाता है, गर्मी में टायर फटने की आशंका क्या होती है, बुरी बात के लिए आशंका प्रयोग करते हैं और अच्छी बात के लिए संभावना का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, किसी वाक्य में अगर आ जाए
कोई वाक्य आपके सामने आ जाए और उसमें अगर कोई बात बुरी घटना होने का अगर हो, जैसे गर्मी में टायर फटने की, तो आप संभावना नहीं कर सकते, यहाँ पर आशंका आएगा, क्योंकि बुरी बात है टायर फटना, तो अच्छी बात आएगी तो आपको संभावना लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। अशुद्ध वाक्य है भूख की समस्या। अब आपको पता है भूख की समस्या नहीं होती, भूखमरी की समस्या होती है, गरीब व्यक्ति की समस्या नहीं, गरीबी की समस्या होती है ना, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार भूख की समस्या नहीं, भूखमरी की समस्या होती है, भूखमरी की वजह से हमारी भूख है उसकी पूर्ति नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूखमरी आएगा। अगर आप वाक्य में भूख उसको भूख की समस्या है अगर ऐसे लिखते हो तो वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसको भूखमरी की समस्या है या उसको भूखमरी की समस्या है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भूखमरी आएगा, भूख नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे देखो। वो क्या जाने मेरा कष्ट, वो क्या जाने मेरा कष्ट, तो वो नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। वो क्या जाने मेरा कष्ट, तो वो लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, वे या वह क्या जाने मेरा कष्ट, या तो आप ऐसे बोलोगे वे क्या जाने मेरा कष्ट, या ऐसे बोलोगे कि वह क्या जाने मेरा कष्ट। ठीक है, तो वो नहीं आता। ठीक है, वे या वह का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे। ये आदमी कौन था, हम आम चाल की भाषा में बोलते हैं, जब कोई हमारे घर पे आता है तो हम किसी से पूछते हैं कि ये आदमी कौन था, तो ये वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं आएगा, यह आदमी कौन था, यह आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। आदमी, ये आदमी कौन था, तो था एक वचन हो गया, तो उसके लिए ये नहीं यह का प्रयोग होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। आगे लिखा है पूरे दिन भर की मजदूरी। अब मैंने आपको बताया पूरे दिन भर की मजदूरी, तो अब आप इस वाक्य में या तो दिन लगाओगे या भर लगाओगे, दिन भर एक साथ नहीं आ सकता। या तो इसको आप ऐसे लिखोगे पूरे दिन, पूरे दिन की, पूरे दिन की क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, पूरे और आप भर एक साथ नहीं लगा सकते। या तो ऐसे लिखोगे पूरे दिन की मजदूरी, या फिर लिखोगे दिन भर की मजदूरी। अब जब आप दिन भर लगाते हो तो उसके साथ आप पूरे का प्रयोग नहीं कर सकते। या तो आप भर लगाओगे, अगर भर लगाओगे तो पूरे नहीं लगा सकते, अगर पूरे लगाओगे तो आपको भर नहीं लगाना है। तो फिर कैसे लिखना है, देखो, अगर पूरे लगाते हो तो पूरे दिन की मजदूरी बोलना पड़ेगा, अगर पूरे को हटाते हो तो दिन भर की मजदूरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूरे और भर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। समस्त मानव मात्र, समस्त मानव मात्र, समस्त और मात्र एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप लिखोगे समस्त मानव का कल्याण करें, समस्त मानव का, समस्त मानव मात्र, मात्र साथ में, या फिर मानव मात्र का कल्याण करें, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। या तो आप समस्त लगाओगे या फिर मात्र लगाओगे, दोनों एक साथ, समस्त और मात्र एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो। प्राय सभी लोग दुखी है, प्राय सभी लोग दुखी है, इसका अर्थ तो ये हो गया भी कोई सुखी नहीं है। प्राय सभी, या तो आप प्राय लगाओगे या फिर सभी लोग दुखी है ऐसे लिखोगे, या फिर प्राय लोग दुखी है ऐसे लिखोगे। प्राय और सभी एक साथ दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो, प्राय का मतलब होता है प्राय लोग दुखी है, यानी प्राय का मतलब सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं। और जब प्राय और सभी लगाते हो तो कुछ दुखी और सुखी ऐसे बीच में हो जाता है वाक्य, तो आपको ध्यान रखना है। या तो आप प्राय लिखोगे, प्राय लोग दुखी है, या फिर सभी लोग दुखी है, प्राय और सभी एक साथ नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे देखो। आगे सबसे सुंदरतम साड़ी, यानी मेरे पास क्या है, सबसे सुंदरतम साड़ी है,
तो अब सबसे या सुंदरतम, तो याद रखना है आपको, या सुंदरतम आ गया तो सबसे लगाने की कोई जरूरी नहीं है, यानी सुंदरतम में ही सब समाया है। और जब आप सबसे लगाते हो तो सुंदरतम लगाने की जरूरत नहीं है। या तो ऐसे लिखो सुंदरतम साड़ी, या फिर ऐसे लिखो सबसे सुंदर साड़ी, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सबसे, ये सुंदरतम है ना, ये अपने आप में सबसे अच्छा होता है, ठीक है, सुंदरतम। तो अगर जब ये सबसे अच्छा है तो सबसे लगाने की कोई जरूरी नहीं है, इसके अंदर ही समाया हुआ है। ये सबसे शब्द है ना, वो सुंदरतम के अंदर ही समाया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। या तो आप ऐसे लिखोगे भी सुंदरतम साड़ी, या फिर ऐसे लिखोगे सबसे सुंदर साड़ी है, यह सबसे सुंदर साड़ी है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। दो सबसे और सबतम सुंदरतम दोनों साथ में नहीं आएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब नीचे देखो, नीचे लिखा है मैंने बहुत श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत सब कुछ लिए हुए है। जब श्रेष्ठ आ रहा है तो आपको बहुत लगाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। जो कोई वाक्य आ जाए कि वह बहुत श्रेष्ठ है, तो अब श्रेष्ठ आ गया तो श्रेष्ठ अपने आप में बहुत की पूर्ति कर रहा है, यानी वह बहुत श्रेष्ठ है, तो बहुत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह श्रेष्ठ है ऐसे आएगा, या फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। अगर कोई वाक्य आ जाए एग्जाम के अंदर, उसमें अगर दे दिया जाए कि वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। या तो आप लिखोगे कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे लिखोगे वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। दोनों का एक साथ आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो, उसने घातक विष दे दिया। अब देखो, विष तो खुद ही घातक होता है, फिर घातक विष क्या दे दिया। विष क्या होता है, खुद घातक होता है, फिर घातक और विष दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आपको ध्यान रखना है। घातक का मतलब होता है मार देने वाला, तो विष तो खुद ही मार देने वाला होता है, विष का अर्थ ही तो मार देने वाला होता है। फिर सेम ऐसे कोई अगर कोई वाक्य आए आपके सामने, उसमें सेम अर्थ वाले दो शब्द नहीं आएंगे, अगर ऐसा होता है तो वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने घातक विष दे दिया, तो घातक मीन्स तो मार देने वाला, और विष तो खुद घातक ही होता है। तो आपको कैसे लिखना है इस वाक्य को, या तो आप लिखोगे कि उसने विष दे दिया, या फिर उसने कोई घातक चीज पिला दी। तो फिर घातक नाम लगाओगे तो विष नहीं लगाओगे, विष लगाओगे तो घातक नहीं लगाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, कोई वाक्य आ जाए, उसमें लिख दिया जाए कि वह सुंदर शोभा है। तो अब आप देखो, जब शोभा आया है, क्या शोभा है, तो शोभा अपने आप में क्या समाये हुए है पता है, ये शोभा नाम है ना, इसमें सुंदर अपने आप समाया हुआ है। जब किसी वाक्य के अंदर सुंदर और शोभा एक साथ आते हैं तो यूं समझो वो वाक्य क्या है, गलत है, आपको ध्यान रखना है। सुंदर और शोभा एक साथ नहीं आएंगे। क्या शोभा है, शोभा का मतलब होता है सौंदर्य, इसमें शामिल है। शोभा का क्या मतलब होता है, सौंदर्य इसमें क्या है, शामिल है। जब शोभा लगाओगे तो आप सुंदर नहीं लगा सकते, सुंदर लगाओगे तो आप शोभा नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, आगे मैंने लिखा है गुप्त रहस्य। जब आपने रहस्य ही बोल दिया कि यह मेरा रहस्य है, आप मतलब इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना, तो ये रहस्य ही जब बोल दिया तो गुप्त लगाने की क्या आवश्यकता है। गुप्त का मतलब तो, गुप्त मतलब गुप्त ही रहस्य ही होता है। तो देखो, रहस्य मीन्स होता है राज, क्या होता है, राज। तो जब राज, ये जो होता है ना, ये होता है, ये जो नीचे नुक्ता लगा होता है ना, वो फारसी भाषा का शब्द है। इस मीन्स क्या होता है, रहस्य होता है। और जो सीधा राज लिखा हुआ है उस मीन्स क्या होता है, शासन होता है। ये हमारे संस्कृत का शब्द है, आपको ध्यान रखना है। गुप्त रहस्य एक साथ नहीं लगा सकते किसी वाक्य में, या तो आप रहस्य लगाओगे या फिर गुप्त लगाओगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं भी, एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो कैसे आपको आंसर देना है भी, कहाँ कारक की गलती है, या वचन संबंधी गलती है, या फिर लिंग संबंधी गलती है, कैसे पहचानेंगे। देखो आप, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऊपर लिखा गया है विशुद्ध वाक्य बताइए। नीचे 4 ऑप्शन है और ऊपर लिखा गया है विशुद्ध वाक्य बताइए। तो आपको बताना है विशुद्ध वाक्य कौन सा है इन चारों में से, ठीक है। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं,
एक वाक्य तो ये दे दिया, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। अब आपको ध्यान रखना है, प्रेम करना तलवार की नोक नहीं बोला जाता, तलवार की धार पर चलना होता है। प्रेम करना क्या होता है? तलवार की धार पर चलना होता है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये वाक्य देकर आपसे पूछ लिया जाए अभी, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इसमें किस संबंधी अशुद्धि है? तो आपको बताना है, नोक नहीं होता, नोक की जगह आपको धार लिखना होगा। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना होता है, और मुहावरे से संबंधी अशुद्धि है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार नीचे लिखा है मैंने, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो अब आपको ध्यान रखना है, कोई अगर वाक्य लिखो तो मेरे को क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, मेरे को नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सही वाक्य कैसे लिखोगे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ मुझे क्या है? सर्वनाम से संबंधी गलती है। अब अगर ये वाक्य आपको दे दिया जाए, ऐसे बोला जाए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, इसमें कहाँ गलती है? तो पहले तो ये देखना है, यहाँ मेरे को की जगह मुझे आएगा, और ये किससे संबंधी गलती है? सर्वनाम से संबंधी गलती है। ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसे करना है। अब देखो, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, तो सींचना ही और पानी से तो दो एक साथ नहीं आ सकते, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, सीधा ऐसे आएगा, वह रोज पौधों को सींचता है। इस वाक्य को जब हम शुद्ध बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, वह रोज पौधों को सींचता है, वह पानी से सींचता है, ये इसके साथ नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। अब हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा बचा? देखो, ये तीन तो इसमें गलती आ गई, एक में मुहावरे संबंधी आ गई, दूसरे में सर्वनाम संबंधी आ गई, तीसरे में संज्ञा संबंधी आ गई। तो ऊपर देखो, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, अगर इन बाधाओं की जगह संकट नाम आ जाता ना, तो ये हमारा वाक्य गलत हो जाता। आपको ध्यान रखना है, उन्नति के मार्ग में संकट नहीं, बाधाएं आती हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि बतानी है। यह चित्र है वो, यह चित्र बड़ा सुंदर है, तो इस वाक्य में अशुद्धि बतानी है। अभी विशेषण संबंधी अशुद्धि है, या फिर क्रिया संबंधी, या फिर सर्वनाम संबंधी, या फिर संज्ञा संबंधी, ये आपको बताना है। ये किस एक वाक्य लिखा गया है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे अगर पेपर में आता है, फिर पूछा जाता है कि विशेषण संबंधी है, या क्रिया संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, या फिर संज्ञा संबंधी है, तो आप देखो, यह चित्र बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है विशेषण, यानी इस चित्र की विशेषता बताई जा रही है कि ये चित्र बड़ा सुंदर है। पहले तो आप देखो, बड़ा की जगह बहुत सुंदर आएगा, और फिर आपको बताना है भी वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, बड़ा सुंदर नहीं, बहुत सुंदर होता है। और किस संबंधी अशुद्धि है वाक्य में? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। आगे देखो, उन्हों से नहीं नाचा जाता का शुद्ध वाक्य बनाना है आपको। क्या है? ये वाक्य दे दिया, उन्हों से नहीं नाचा जाता, इस वाक्य को शुद्ध आप कैसे लिखोगे? तो आपको देखना है, उन्हों से नहीं होता, उनसे होता है, सर्वनाम संबंधी इस वाक्य में क्या है? अशुद्धि है, तो उनसे नहीं नाचा जाता। जब इस अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध बनाएंगे, उन्हों से नहीं नाचा जाता, तो यहाँ उन्हों की जगह हम क्या करेंगे? उनसे करेंगे, उनसे नहीं नाचा जाता। अब पूछ लिया जाए भी इस वाक्य में किस संबंधी अशुद्धि है, तो आपको ध्यान रखना है, उनसे या उनको, ये सब किस में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, मुझसे या मुझे, ये सब सर्वनाम के अंदर आते हैं, तो इस वाक्य के अंदर सर्वनाम से संबंधी अशुद्धि है, आपको ध्यान रखना है। नीचे आगे देखो, प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे। क्या थे? प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे। इस वाक्य को शुद्ध रूप, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे, तो देशों के नहीं आएगा, प्रत्येक देश से होगा। ठीक है, देश से होता है, देश के साथ राजकुमार का जो देश से आएगा, यहाँ पर के नहीं आएगा। तो आपको पता है, के, का, ने, से, सा, ये सब जब आते हैं, मैं, पर, अरे, तो किससे संबंधी होती है? ये सब किस में आते हैं? कारक के अंदर आते हैं। तो इस वाक्य के अंदर कारक से संबंधी अशुद्धि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वाक्य के अंदर किससे संबंधी अशुद्धि है? कारक से संबंधी, यानी प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे, प्रत्येक देशों के नहीं,
प्रत्येक देश से आएंगे, देशों से नहीं, देश से। ठीक है, प्रत्येक देश से राजकुमार आए थे। तो कारक संबंधी है, शुद्धि है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसी का दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगी। वाक्य शुद्धि में और भी बाकी बच्चे हैं, क्रिया संबंधी है, शुद्धि है, लिंग संबंधी है, वचन संबंधी है, और भी अच्छे से पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो कल मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।